आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर रहे थे आपके विजय स्टील और एनएलसी गेट एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने इसके 5 सेट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और उन सभी को हमने ट्रिक के थ्रू आपको याद भी कराया था। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपको एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो इन जितना हम आपको करा रहे हैं यदि आप लोग इतना देख लेते हैं तो आपको इनमें से कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। इंग्लिश का आपको अलग से लेक्चर मिल जाएगा। इंग्लिश पे हमने देखिए एरर स्पॉटिंग पे भी क्वेश्चन कराया है और उस पे बेसिस पे जो रूल्स होते हैं तो वो भी हमने आपको कराया हुआ है। तो उन सभी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इससे पहले भी हम लोगों ने कोल इंडिया लिमिटेड एग्जाम के लिए इंग्लिश का सारा लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो यदि आप लोग और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हालांकि हम इसको नए सिरे से और आपको पढ़ा देंगे हम इन दोनों एग्जाम के लिए, तो आप लोग देखते रहना उसको भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ये आपका छठवां सेट होगा, 5 सेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 82 नंबर का है। अब तक हम लोगों ने 81 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके कुछ इसी तरीके से रहेंगे कि आपको यहाँ पे एक इडियम्स और फ्रेजेस दिया रहेगा और आपको इसका बेस जो मीनिंग होता है जो इस इडियम का, तो वो आपको ऑप्शन में से चूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे 82 नंबर का है कि टू बीट द एयर। तो देखिए टू बीट द एयर का मतलब होता है कि आप जो भी एफर्ट्स करते हैं आप ऐसे चीज में एफर्ट आप लगाते हैं कि जो आपका वो यूजलेस जाएगा, यानी कि वो बेकार जाएगा। आप ऐसे बेकार की चीजों में आप लोग अपना एफर्ट लगाते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग टू बीट द एयर। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे, जैसे दिया हुआ है कि टू बीट द एयर है इसमें। तो अब जैसे अब बात करते हैं ना कि मैं तो हवा को भी हरा दूंगा। तो अब कोई आप मान लीजिए कि आप कोई चैलेंज देते हैं कि मैं तो हवा को भी हरा दूंगा, तो क्या कोई हवा को आज तक हरा पाया है? क्या उसको कोई पकड़ पाएगा या फिर कोई उससे तेज चल पाएगा? तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, आप ऐसा एफर्ट कर रहे हैं कि जो कि एकदम क्या होगा आपका कि यूजलेस एफर्ट आपका रहेगा और वो आपका बेकार में ही जाएगा। क्योंकि एयर से कोई कर रहा है कि मैं उससे बीट करूंगा, उसको हराऊंगा मैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो वही चीज़ इससे भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं थोड़ी सी ट्रिक बना के। फिर देखिए अगला है कि टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे। अब यहाँ देखिए टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे का मतलब होता है कि जैसे अपना एक डिफिकल्टी या फिर ऐसे समय के लिए कि जब उस समय फ्यूचर में कहीं पे अभी आपका जैसे डिफिकल्टी आए, तो उस समय जो भी आपको पॉसिबिलिटी जो आपको प्रोवाइड की जाती है, तो वो चीज़ बोलते हैं हम लोग उसको कि टू प्रोवाइड अगेंस्ट रेनी डे बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि टू प्रोवाइड फॉर ए पॉसिबल फ्यूचर और टाइम ऑफ डिफिकल्ट और नीड। जब ऐसे समय में कि जब आपकी ज़रूरत होती है या फिर आप डिफिकल्टी में होते हैं, तो उस समय जो आपको पॉसिबिलिटी जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग टू प्रोवाइड अगेंस्ट ए रेनी डे। अब जैसे कि अभी आप इसको कॉन्टेक्स्ट में आप रिलेट करके कीजिए कि अभी कोरोना का वार चल रही है, बहुत हर जगह हर तरफ चल रही है। तो जो भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो ये क्या है, एक तरीके से एक आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है एक रेनी डे के, यानी कि वही प्रकोप चल रहा है या डिफिकल्टी टाइम है या फिर अभी जरूरत है, तो वो उसको भी बोलते हैं हम लोग टू प्रोवाइड अगेंस्ट रेनी डे। अब इसको देखिए याद करना भी बहुत आसान है। अब इसको कैसे हम याद करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि बरसात हो रही है, तो बरसात हो रही है, रेन आ रहा है, तो उस समय मान लीजिए आप कोई काम कर नहीं सकते हैं ना। तो आप कोई जैसे अगर आप काम करते हैं बाहर जाके, तो वो तो आप कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कोई आपको मदद कर रहा है कि ऐसे समय में कि जब आपको ज़रूरत होती होगी, तो आपको कोई पैसे दे रहा है, तो ये रेनी डे के अगेंस्ट में आपको दे रहा है यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो रहा है कि जैसे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एक पॉसिबल फ्यूचर के लिए, या फिर आपको डिफिकल्टी टाइम पे या फिर आपको जब नीड है उस समय आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं थोड़ा सा रिलेट करके। फिर देखिए अगला है टू बी ऑल आइज। टू बी ऑल आइज का मतलब होता है कि जैसे आप बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं किसी चीज़ को और उसको बहुत ही अटेंटिवली तरीके से आप उसको वॉच कर रहे हैं किसी चीज़ को, कोई इंसिडेंट हो या फिर कोई इवेंट हो। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, यानी कि वॉचिंग क्लोजली एंड अटेंटिवली। अब इसको देखिए कैसे हम याद करेंगे कि दिया हुआ है कि टू बी ऑल आइज। अब जैसे आपका आँख तो है, तो वो तो पूरे शरीर में आपका आँख तो रहता है, लेकिन वो छोटा सा होता है कि जिससे आप सब कुछ देखते हैं। लेकिन यदि पूरा शरीर ही है जो आपका पूरा आँख ही हो जाए, सब कुछ आँख ही हो जाए, तो वो तो और ज़्यादा क्या होगा, और अच्छे से आप देखिएगा और अच्छे से आप उसको क्लोजली देखिएगा।
तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कोई पर्सन है या कोई एक कार्टूनिस्ट टाइप का पिक्चर है कि जो क्या है कि इसका पूरा शरीर तो केवल आँख ही आँख नजर आ रहा है, इसको और कुछ नजर आ ही नहीं रहा है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा होगा कि बहुत ही क्लोजली और अटेंटिवली देख रहा होगा उस चीज़ को, क्योंकि इसका अब जो है जो भी चीज़ है तो वो सब कुछ आँख ही हो चुका है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही क्लोजली और उसको अटेंटिवली वॉच कर रहा है किसी चीज़ को। तो इसको आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं कि टू बी ऑल आइज का क्या मतलब होगा कि वॉचिंग क्लोजली एंड अटेंटिवली हो जाएगा इसका। फिर देखिए अगला है स्वोलन हेडेड है। तो देखिए स्वोलन हेडेड का मतलब होता है कि जैसे अपने आप का ही बहुत ज़्यादा तारीफ करना कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर आप दूसरे से कंपैरिजन में आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो अपने आप को ज़्यादा साबित करना, ये इसका मतलब होता है। तो स्वोलन हेडेड का इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, यानी कि टू बी कंसीटेड। तो यहाँ पे देखिए जैसे कॉन्सीटेड दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को ऐसे थिंक करते हैं कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और आप जितना आप है नहीं उससे ज़्यादा आप अपने आप को इंटेलिजेंट या फिर आप इम्पोर्टेंट बताते होंगे। तो कॉन्सीटेड का मतलब यही होता है। अब इसको देखिए कैसे हम याद करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है स्वोलन हेडेड दिया हुआ है, तो स्वोलन का देखिए इसका मीनिंग होता है लिटरल सेंस में, इसका मतलब होता है कि सूजन आ जाना, कोई शरीर में आपका जैसे वहाँ पे आपका फूल जाता है या फिर थोड़ा सा उसमें उसमें फैलाव आ जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो अब देखिए जैसे हेड है, तो हेड है आदमी का जो दिमाग है या जो भी सर उसका है, तो यदि वो स्वोलन हो जाएगा तो वो बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा। तब आदमी क्या सोचने लगता है कि अरे मेरे पास तो अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी आ चुका है, या फिर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इसलिए तो मेरा क्या है कि जो हेड है वो स्वोलन हो चुका है। तो आप इस फिगर से भी देख के आप इसको कंपेरिजन कर सकते हैं, इसका जो हेड है वो स्वोलन हो चुका है, तो अब ये सोच रहा है कि अब तो हम पहले से ज़्यादा, मतलब कि जितना हम है उससे ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं या फिर इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि स्वोलन हेड का मीनिंग क्या होगा। फिर देखिए अगला है कि टू स्टेयर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। तो देखिए टू स्टेयर अप हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है कि जैसे एक चीज़ को और बढ़ावा कर देना, किसी चीज़ को और ज़्यादा, यानी कि पर्सन्स को ही या फिर पीपुल को ही या लोगों को, उनको हौसले को या फिर उनकी जो भावनाएं होती है तो उनको और ज़्यादा एक्साइट कर देना, यानी कि एक तरीके से उनको और उग्र कर देना होता है इसका मतलब। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, यानी कि टू एक्साइट द हॉस्टिलिटी ऑफ पीपुल। अब इसको देखिए हम कैसे इसको याद करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका, आप यहाँ पे एक एक वर्ड को समझिए तो फिर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें दिया हुआ है कि टू स्टेयर अप हॉर्नेस्ट नेस्ट है। तो देखिए स्टेयर अप का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन को या फिर कोई भी हो तो उसको ऐसा फील करा देना कि जैसे उसके अंदर में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग इमोशंस भर देना उसको, यानी कि अंदर से अंदर उसको उकसाना एक तरीके से होता है इसका, या फिर उसको ऐसे अंदर में उसके अंदर में डिजायर भर देना कि वो कुछ कर सके। तो यही स्टेयर अप का मतलब होता है। अब यहाँ पे देखिए हॉर्नेस्ट दिया हुआ है आपका और नेस्ट है। तो देखिए हॉर्नेस्ट हम लोग हॉर्नेट बोलते हैं हम लोग कि जैसे कोई तेज डंक मारने वाला कोई भीड़ होता है, जैसे मधुमक्खी आपका हो गया, या फिर जैसे एक हाड़ा होता है तो वो भी डंक मारता है, तो इन्हीं को हॉर्नेट बोला जाता है। तो अब देखिए इनका जो नेस्ट होता है, तो कोई पर्सन है यदि इसको क्या करेगा, स्टेयर अप करेगा, यानी कि इनको क्या करेगा कि ऐसे इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग इमोशंस भर देगा या फिर इनको भड़काएगा, जैसे ये पर्सन कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये और ज़्यादा भड़क जाएगा, मतलब और ज़्यादा भड़क ही जाएगा, अपने अंदर से एक्साइट हो ही जाएगा, वो अटैक करेगा आके। तो यहाँ से आप इसको बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं कि कोई अगर जैसे हॉर्नेस्ट नेस्ट को स्टेयर अप करेगा तो वो उसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसके अंदर और ज़्यादा उसको एक्साइट कर रहा है, या फिर उसके हॉस्टिलिटी को और ज़्यादा एक्साइट कर रहा है ताकि वो और उग्र हो जाए। तो इसको आप थोड़ा सा इजीली आप याद कर सकते हैं लिंक करके। फिर देखिए अगला है कि माई हैंड्स आर फुल। तो माई हैंड्स आर फुल का देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन हो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है कोई काम करने में, कि फिर उसको और दूसरा कोई काम आप दीजिएगा तो वो कहेगा कि मैं अब दूसरा काम नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो माई हैंड्स आर फुल का मतलब होता है कि आई एम वेरी बिजी। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको याद करना ही बहुत आसान है। देखिए क्या है दिया हुआ इसमें कि माई हैंड्स आर फुल है, तो जब आपका हाथ फूल रहेगा तो आप क्या कहिएगा, अब तो हम बिजी हैं, कोई दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं। अगर कोई किसी के पास बिजी नहीं होगा, कुछ काम नहीं कर रहा होगा, तो उसका हाथ क्या होगा, खाली ही रहेगा। लेकिन जब हाथ उसका फुल रहेगा तो कुछ ना कुछ तो वो काम करता ही हो रहा होगा, यानी कि वो बिजी ही होगा कोई ना कोई काम में। तो वो चाहे काम कैसा भी हो, पढ़ने का हो तो कलम तो रहेगा ही उसके हाथ में, या फिर कुछ भी काम कर रहा है तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। तो जब भी फुल रहेगा तो वो बिजी ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं। तो माई हैंड्स आर फुल का मतलब क्या हो गया कि कोई पर्सन है जो बिजी रहता है। फिर देखिए अगला है नो लव लॉस्ट बिटवीन देम।
तो देखिए यहाँ पे जो नो लव लॉस्ट बिटवीन देम है, तो इसका मतलब होता है कि एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा डिसलाइक होना। कोई दो फ्रेंड है तो उसके बीच में ऐसा हो जाना कि शत्रुता का भावना आ जाता है कि वो डिसलाइक करने लगते हैं, तो इसी का मतलब होता है नो लॉस्ट बिटवीन देम। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, टू डिसलाइक ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए भले आपको लगता होगा कि जैसे नो लव लॉस्ट बिटवीन देम है कि यानी कोई लव उनके बीच में लॉस्ट नहीं हुआ है, बट ये एक इडियम है जो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि दोनों, कोई दो पर्सन है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिसलाइक हो उनके बीच में। फिर देखिए अगला दिया हुआ है कि टू बी हैंड एंड ग्लोव विथ समवन। टू बी हैंड एंड ग्लोव विथ समवन का मतलब होता है कि आप किसी के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में आप उसके हैं, यानी कि उसके साथ आप हैं कि जो उसके साथ आप इंटीमेट कर रहे होंगे। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे दिया आपका कि टू बी हैंड एंड ग्लोव विथ समवन, तो जब आपके हाथ में ग्लोव आ जाता है तो वो आपका क्या होता है, ग्लोव आपके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, यानी हाथ में आपका चिपका हुआ ही रहता है। तो वो जब चिपका हुआ रहेगा आपका, तो वो आप जैसे कि क्या है, आप उसके साथ हमेशा ही आप, जैसे आपका ग्लोव है तो वो आपके हाथ में आया था तो आप क्या करते हैं, उसके साथ ही रहेंगे हमेशा, वो आपके हाथ में ही रहेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए अगला है कि टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो देखिए टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है कि जैसे आप बहुत ही कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो वो एक रिकलेस या फिर इरिस्पॉन्सिबल मैनर में आप कर रहे हैं, यानी कि आप कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, यानी कि टू से वन थिंग एंड डू अनदर। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि टू प्ले फास्ट एंड लूज, तो इसको आप बिल्कुल इजिली याद कर सकते हैं। दिया ही है कि टू प्ले फास्ट एंड लूज, यानी कि आप प्ले तो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट खेलते हो तो हम जीत ही जाएंगे, बट कहा जाता है कि आप सब्र के साथ खेलिए, लेकिन आप कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा फास्ट खेलेंगे, लेकिन आप फास्ट खेलते हैं और लूज कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ कह कुछ और रहे थे और लेकिन कुछ कर और रहे हैं, यानी कि वास्तविकता आपका क्या है, कुछ और ही है। आप बहुत ही इरिस्पॉन्सिबली तरीके से आप कुछ भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। आप लोग बस केवल इसके जो वर्ड है उसको थोड़ा सा ट्रिक बनाइए वहीं से, और वहीं पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। फिर अगला देखिए है कि टू टेक स्टॉक ऑफ। टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ के बारे में केयरफुली उसको नोट डाउन करना, कोई भी सिचुएशन का या कोई भी इवेंट का, और उस पर अपना ओपिनियन बताना, उसके ऊपर क्या मतलब कि बाद में आप डिसाइड क्या करना चाहते हैं, फिर उसने क्या अपना निष्कर्ष निकाला। तो एक तरीके से ये एक सर्वे हो जाता है आपका। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या होगा कि किसी चीज़ का आप सर्वे करते हैं, यानी कि टू सर्वे हो गया टू टेक स्टॉक ऑफ। तो इसको याद भी करना बहुत ही ईजिली है कि जैसे आप स्टॉक का आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखताक कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं जाके कि कोई स्टॉक कैसा है क्या है उसके बारे में। तो फिर उसके बाद आप ओपिनियन बनाते हो कि हाँ स्टॉक में और कितना होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट है या कोई सामान है। तो इसको आप थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कीजिए तो ये आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। फिर देखिए अगला है कि उल्फ इन ए शिप्स क्लॉथिंग। तो देखिए उल्फ इन ए शिप्स क्लॉथिंग का मतलब होता है कि जैसे अपने आप को एक तरीके से हाइपोक्रेट की तरह बिहेव करना, यानी कि आप अंदर से तो कुछ और है लेकिन बाहर आप ऐसा शो कीजिएगा कि जैसे आप बहुत हमदर्दी है उसके साथ में, या फिर आप ऐसा बिहेव कीजिएगा कि वो आप ही के बिरादरी बिरादरी का है लेकिन वो अंदर से कुछ और है, यानी कि बहरूपिया की तरह आप कर लीजिएगा, जो दिखावा तो करता है, यानी कि पाखंड पाखंड हो गया एक तरीके से। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कि टू बी हाइपोक्राइट हो जाएगा इसका। तो इसको देखिए याद भी करना बहुत आसान है, दिया हुआ है इसमें कि उल्फ इन ए शिप्स क्लॉथिंग। अब देखिए जो सीप होता है, जो कि भेड़ जो होते हैं, तो वो नेचर का कैसे होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। वो ना तो किसी का आक्रमण करते हैं ना तो किसी के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर उल्फ है जो उनकी क्लॉथिंग में आ जाए तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बाहर से दिखावट करे हम सीप है बहुत ही है अंदर से, लेकिन जैसे ही वुल्फ है तो ये इसका स्वभाव क्या होता है कि ये चालाक, जैसे किसी को खा जाना मार के चुपके चुपके या फिर किसी और बहाना करके। तो ये अंदर से जैसे क्या होते हैं, ये सारे चतुर होते हैं, माने एक तरीके से ये क्या होते हैं कि धूर्त होते हैं, जो लोमड़ी इसको नेचर में ये धूर्त होते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर टू बी हाइपोक्रेट हो जाएगा। तो आप इसको याद करना भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि उल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। जो उल्फ है यदि शिप का क्लोथिंग में आ जाएगा तो वो क्या होगा, हाइपोक्रेट जैसा बिहेव करेगा ही करेगा कि बोला मैं तो भी अब शिप बन गया हूँ, लेकिन वास्तविक में वो क्या बहुत लालची है, धूर्त है। फिर देखिए अगला दिया हुआ है कि टू कट समवन शॉर्ट। टू कट समवन शॉर्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी को इंटरप्ट कर देना, अगर वो कोई चीज़ बोल रहा हो या फिर कोई चीज़ कर रहा हो तो उसको उसी समय इंटरप्ट कर देना। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अब इसको याद करना भी आसान है, इसमें दिया हुआ है
टू कट समवन शॉर्ट। अब जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई काम कर रहा है, तो आप उसको बीच में ही, जैसे कि उसको आधा रास्ता वो गया, बीच में ही आप उसको काट दिए उसको, यानी कि उसको बीच में ही पूरा करने ही ना दिए, उसको शॉर्ट में ही, यानी कि उसको इधर ही काट दिए, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप उसको इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इसको आप इजिली याद कर सकते हैं रिलेट करके। फिर देखिए अगला दिया हुआ है कि टू स्टिक टू वंस कलर्स। टू स्टिक टू वन कलर्स का मतलब होता है कि जैसे किसी काउज के लिए आप फेथफुल रहना, और कोई चीज़ है तो आप उस पर अडिग रहना, आपको विचलित नहीं होते हैं कोई चीज़ पर है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए याद करना भी आसान है, इसमें दिया हुआ है टू स्टिक टू वंस कलर्स है। तो अब जैसे कोई, आपके आपके पास जो शुरू से जो कलर्स था, यानी कि जो आपने कलर चूज किया हुआ था, आप उसी पे स्टिक है। कोई आपको नया कलर दे रहा है कि आप नया कलर चूज कर लो, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो जो चूज कर लिया हूँ तो उसी पे रहूंगा, अब मैं बदलूंगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ भी आपका इसका मीनिंग होता है कि टू बी फेथफुल टू द कॉज, यानी कि जो कोई भी कॉज है तो आप उस पर अपना फेथफुल दिखा रहे हैं कि हम उसी पे अडिग रहेंगे, टिके रहेंगे वहीं पे। तो इसको याद करना भी आसान है। फिर नेक्स्ट देखिए कि एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन है तो वो अपना एज से पहले ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाना, यानी कि कोई पर्सन है वो यंग एज में ही है, लेकिन उसके पास इतनी सारी जो बुद्धिमानी आ जाती है कि जो एक और ज़्यादा उम्र में उसके पास होना चाहिए था। यानी कि ओल्ड एज का जो पर्सन होता है जिसके पास सारे जो वो बुद्धिमानी जो होती है वो आ जाती है, तो वो पहले ही बहुत आ जाना उसके अंदर में। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, यानी कि टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज। अब इसको देखिए याद भी करना बहुत आसान है, इसमें आपका दिया हुआ है कि एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। तो मान लीजिए कोई यंग पर्सन है, वो फिगर में आप देख के समझ सकते हैं कि ये भले आपको शरीर इसका दिखता होगा कि ये बहुत ही यंग है, लेकिन इसके पास जो सर है तो वो एक ओल्ड पर्सन का है। तो जब उसके पास ओल्ड पर्सन का सर है यानी कि हेड है, तो वो तो वैसे ही सोचेगा कि जो पर्सन ओल्ड होता है यानी कि जो बुद्धिमान होता है वो अपना सोच समझ के कोई काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं यहाँ पे कि कोई यंग पर्सन है तो उसके यंग शोल्डर पे यदि मान लीजिए कोई ओल्ड हेड यदि आ जाए, कोई पुराने यानी कोई बूढ़े व्यक्ति का आ जाए, तो वो तो समझदार होगा ही होगा अपने एज से पहले ही। तो ये याद करना ही बहुत आसान है इसका ट्रिक के थ्रू। फिर नेक्स्ट देखिए कि टू स्नैप वंस फिंगर्स एट। टू स्नैप वंस फिंगर्स एट का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है या फिर इस तरीके से वो गेस्चर दिखा रहा है कि जो लगता है कि बहुत ही रूड बिहेवियर कर रहा है किसी के सामने, या फिर कोई किसी को है इस तरीके से एक्सप्रेशन दिखाता है अपना कि वो बहुत ही रूड है उसके प्रति, यानी कि रूड गेस्चर दिखाना एक टाइप का होता है इसका। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, यानी कि टू ट्रीट विथ कॉन्टेम्प्ट। अब यहाँ पे देखिए जो कॉन्टेम्प्ट है इसका मतलब होता है कि निंदा करना, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा घोर निंदा कोई कर रहा है, तो जैसे वो करता है ना, जैसे एक तरीके से आप देखते होंगे कि वो अपना थंब इस तरीके से, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं इस तरीके से करता है। जब वो किसी को जैसे कि वो रूड गेस्चर करता हो या फिर उसको भला बुरा करता हो, तो इस तरीके से वो करता ही है कि ये सुन मैं तुमको अभी बताता हूँ। तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि जैसे दिया ही यहाँ पे आपका स्नैप दिया हुआ है, तो स्नैप का मतलब होता है कि फिंगर जो हम लोग इस तरीके से करते हैं हम लोग, तो इसी को जब हम लोग कब कब किया जाता है ऐसा, कि जब हम एक तरीके से एक रूड गेस्चर दिखाते हैं किसी के प्रति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू ट्रीट विद कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। फिर अगला देखिए कि हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। तो देखिए हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत ही फॉर्मली तरीके से डील करना, यानी कि उसको हम कर रहे हैं तो उसको एक तरीके से क्या है कि पूरी तरह सहमति दिखाते हुए हम कर रहे हैं उसको। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि टू डेल टीडियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, ये सेट 6 आपका था, तो वो हमने सारे देख लिए। अब इसके बाद इसी तरीके से आगे भी आपका आता रहेगा ये सीरीज, जब तक कि आपका जो इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो सीरीज है वो आपका फिनिश ना हो जाए। तो इस तरीके से आपका जो है ये कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका यही एग्जाम में नहीं, कोई भी एग्जाम आपका आता है तो जो भी इंपॉर्टेंट पूछे गए हुए हैं तो वो हम सारा आपका कवर करा दे रहे हैं, तो जिससे कि आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा यदि आता है इनमें से तो और आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आपको, जब तक आपको इसके एग्जैक्ट जो इडियम्स का मीनिंग होता है वो आपको पता नहीं रहेगा तब तक। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से यदि आप याद रखते हैं तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और कन्फ्यूजन भी कोई नहीं आपको होगा। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम ट्रिक के थ्रू याद कराएं।
तो इस तरीके से जो है आपका इंग्लिश का सारा लेक्चर आते रहेगा। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ, और आप लोग साथ में शेयर भी करते रहिए वीडियोस को, ताकि अधिक लोगों को इनसे बेनिफिट मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।